हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए.के. झा कॉमर्स कैंप में। एक बार फिर से आज आपके बीच में आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि क्लास 11th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, चूँकि हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद इसको बहुत सारे जगहों पे पढ़ाया जाता है, बट रेक्टिफिकेशन जो है ये आपका फाइनल अकाउंट्स के बाद अब अगर आप सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें रेक्टिफिकेशन फाइनल अकाउंट्स के बाद भी आपको कई बार अकाउंटिंग में मिस्टेक्स, डिफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल सकता है। तो रेक्टिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझें, जाने। आज इस वीडियो में चले, हमारे साथ बने रहें। तो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में, इसमें पढ़ना क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहला तो इसका मतलब जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाई द एरर्स committed in the books of accounts and set right and true accounting records is called rectification of account errors। गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। अब अकाउंटिंग भी आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति ही करता है, व्यक्तिगत रूप से अकाउंटेंट बोलते हैं उसको। तो अकाउंटेंट या जो अकाउंटिंग करता है वो बंदा, वो इंडिविजुअल जो अकाउंटिंग करता है, उसके द्वारा जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, उन बुक ऑफ अकाउंट में जो मिस्टेक्स, जो एरर्स छूट जाते हैं, उन एरर्स को फाइंड आउट करना, उनको सही करना और फिर से अकाउंटिंग में उसको शो करना, अकाउंटिंग में उसको प्रेजेंट करना, एग्जिबिट करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई करना, पहले तो उसको एलोकेट करेंगे कि एरर कहाँ पे है, एरर को ढूंढेंगे, उसके एरर का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उस एरर के सॉल्यूशन को उसके साथ उसको ठीक करके फिर से उसी अकाउंटिंग बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इज दैट क्लियर? अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सर देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो गलती करेगा। तो गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियां हो जाएंगी तो उसको सुधारा जा सकता है। तो एरर्स जो होते हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं अकाउंटिंग में जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। आगे चल के चैप्टर में और भी सारी चीज़ें उसके बारे में चर्चा होगी। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। तलपट जो बच्चे 11th क्लास के हैं रिलेट कर रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं इसका, सर एरर का ऑब्जेक्टिव, एरर को रेक्टिफाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, गलतियों को सुधारने का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे बीच भी गलतियां होती है, हमसे भी गलतियां हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब मिस्टेक्स हर इंसान से होता है, हर किसी से होता है, उसको सुधारना, यही प्रोसेस। अगर अकाउंटेंट जो मिस्टेक्स करता है, उन मिस्टेक्स को सुधार करके फिर से ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को शो करना, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में जो भी मिस्टेक्स या डिफेक्ट्स वगैरह छूट गया है, रह गया है, एरर रह गया है, उन एरर्स को ठीक करना, उन एरर को रेक्टिफाई करके ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को शो करना, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहलाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आते हैं, सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या है। सर पहला ऑब्जेक्टिव इसका है प्रिपेयरिंग एंड कीपिंग ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिंपल सी बात है, अगर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम गलतियों को सुधार रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में जो तलपट में जो अशुद्धियां रह गई हैं, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है अशुद्धियों का सुधार। ठीक है, तो भैया अशुद्धि अगर कुछ रह गया है तो उसको सुधारना है। तो सबसे पहला, अगर नहीं सुधारेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिपेयरिंग एंड कीपिंग ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सही एवं उचित अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को शो करना। ये इसका उद्देश्य नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि भैया सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को शो करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, ascertaining the true and actual profit and loss for the accounting period। अब मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड आपका जो है वो जनवरी से दिसंबर है या अप्रैल से मार्च है। ठीक है, तो आप पूरे साल का प्रॉफिट लॉस सही से कैलकुलेट करना चाहेंगे। एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द थिंग्स लाइक एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, मतलब ये उसका स्टेटस जानना चाहता है। हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर, हर व्यापारी ये चाहता है कि उसको इन 5 चीज़ों की जानकारी हो, ताकि उसको मतलब उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। बिजनेस में मान ली कोई 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया,
आज उसके एसेट्स की वैल्यू क्या है, वो जानना नहीं चाहेगा। इसी सब कारणों से अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग करने के पीछे का मेन मकसद यही होता है। और अकाउंटिंग जब कर रहे हैं और करना शुरू कर दिए, उसमें मिस्टेक्स है, तो मिस्टेक्स है तो हमारा अकाउंट तो सही शो करेगा नहीं। हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट है वो कभी सही शो नहीं करेगा। अगर सही शो नहीं करेगा तो क्या हमें सही प्रॉफिट लॉस का पता चल पाएगा? नहीं। तो हमें सही प्रॉफिट लॉस का पता करने के लिए भी रेक्टिफिकेशन करना होगा। We have to rectify the errors to show the true and fair profit and loss. ठीक है। तीसरा पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, टू शो और एग्जिबिट द करेक्ट एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स। 11th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है कि भैया अगर आप बुक ऑफ अकाउंट को सही से नहीं मेंटेन करेंगे, उसमें एरर छूट जाएगा। जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियाँ आप जानबूझ के करते हैं, हो सकता है कि भूल से आपसे मिस्टेक हो गया हो, 5000 की जगह आप कहीं 500 लिख दिए हो। ठीक है, बहुत सारा तरह का एरर होता है। एरर बताऊंगा आगे चल के, और भी एरर के टाइप्स बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जानबूझ के मिस्टेक नहीं करते हैं, कभी कभी हो जाता है गलती आपसे। गलती जानबूझ के आप नहीं करते हैं, जानबूझ के करेंगे तो उसको फ्रॉड कहेंगे। लेकिन अगर आपसे मिस्टेक हो गया है, छूट गया है, कुछ एरर रह गया है, तो उसको नहीं सुधारेंगे तो हमारा जो फिनेंशियल पोजीशन है वो सही शो नहीं करेगा। ऐसा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 1 लाख रुपया, ठीक है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो आप सबको समझ में आ जाएगा। 1 लाख मेरे पास में अकाउंट में है, ठीक है, और हम इसमें से किसी को 5000 रुपया दे दिए, ठीक है, तो हमारे अकाउंट में तो 95,000 रुपया है। और अपने कैशबुक में हम गलती से लिख दिए 500 रुपया, कि 500 रुपया दिया अभिषेक को, ठीक है, एक कोई भी बंदा हो, अभिषेक हो, अमित हो, कोई भी हो, किसी को भी 500 रुपया हम दे दिए। अब इस कंडीशन में हम दिए कितना? एक्चुअली 5000, और लिखा कितना गया हमसे? 500। तो हमारा कैशबुक तो शो कर रहा है 99,500 और हमारा जो पासबुक है वो शो कर रहा है 95,000। तो कहीं ना कहीं ये एरर है जो हमें, अब हमारे पास है 95,000 और हम डिसीजन लेने चल दिए हैं 99,500 का, कि हमारे पास 99,500 कैश पड़ा हुआ है, लेकिन हम भूल गए थे कि हमने 5,000 दिया था और लिख कितना दिया? 500। तो ये इसी टाइप का एरर होता है और इसको सुधारना होता है, ठीक है। तो एरर अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो 95,000 दिखाना चाहिए था वो 95,000 न दिखा के क्या दिखाएगा? 99,500, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। एक छोटा सा क्लू जरूर था ये समझाने के लिए, बाकी एक ही तरह का एरर नहीं होता है, एरर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे चल के हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद है टू शो द और एग्जिबिट द करेक्ट एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब सर एक बात बताइए, अगर सर एरर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, एरर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं या फाइंड आउट कर भी ले रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? बिल्कुल इसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में। चलिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है बताता हूं। इफ द अकाउंट्स आर नॉट बीइंग रेक्टिफाइड, देन अगर अकाउंट्स को रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? तो सबसे पहला काम क्या होगा? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट इंडिकेट ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में पढ़ना है आपको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो सही लाभ हानि को नहीं बताएगा, जो कि हार्मफुल है बिजनेस के लिए, ठीक है। आप ही के पास मान लो किसी बंदे को कोई बीमारी है, छोटा सा कोई बीमारी है, चेकअप नहीं कराते हैं, डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, तो बीमारी बड़ी हो जाती है ना, सिंपल। तो उसी तरह से दूसरा है आपका बैलेंस शीट विल नॉट शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम रेक्टिफाई नहीं करते हैं बुक ऑफ अकाउंट को तो बैलेंस शीट भी आपका सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, सही फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं पता चल पाएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड, द डिफेक्टिव अकाउंट्स में क्रिएट न्यूमेरस या वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। मतलब समझिएगा, जो डिफेक्टिव अकाउंट्स होंगे ना, मान लो अकाउंट्स बनाना है, किसी का बैलेंस आ रहा है 50,000 और आना चाहिए 45,000, तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ना, वो सिर्फ उस अकाउंट को हार्म नहीं करेगा, वो ट्रायल बैलेंस को हार्म करेगा, वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके बाद वो फाइनल अकाउंट में जा करके आपका अफेक्ट करेगा आपको। तो कहीं ना कहीं वो एक गलती आगे चल के बहुत सारी गलतियों को अफेक्ट कर सकती है, बहुत सारे गलतियां क्रिएट कर सकती है, बहुत सारी दिक्कतें अकाउंटिंग में आ सकती है। क्या लिखा हुआ है? द डिफेक्टिव अकाउंट्स, जो डिफेक्टिव अकाउंट्स है, जो छूट गया, जिसको आपने रेक्टिफाई नहीं किया, मे क्रिएट न्यूमेरस और वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। आगे चल के आपको बहुत सारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना, मान लीजिए कि आप तो अब आप लोग सब लोग 11th 12th के बच्चे हैं या उससे ऊपर के बच्चे होंगे। मान लीजिए कि आप
10th क्लास का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन था और वो अलजेब्रा का क्वेश्चन था, अब वो 5 लिखा हुआ है और आपने उसको 8 मान लिया है, या किसी भी तरह का कोई डिजिट का हेरफेर हो गया। अब वो क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसमें उसको आपको बनाना है 1 से 1.5 पेज में, 1.5 पेज तक उसका सॉल्यूशन जाएगा, और आपने पहले ही लाइन में ही उसको गलत पढ़ लिया और सॉल्यूशन करते चलेगा। अब एक पेज जब एंड तक आप पहुंचने वाले तब पता चला कि अरे भाई तो मिस्टेक हो गया। तो एक एरर आपके पूरे प्रोसेस का कचरा कर दिया। इन द सेम मैनर अगर अकाउंटिंग में एक अकाउंट गलत होगा, एक अकाउंट आपने गलत कर लिया, तो उससे आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले असाइनमेंट भी दिया था कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब आप देख लीजिए। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तक कम से कम कंप्लीट करिए। एक ही बिजनेस के 10-15 ट्रांजेक्शन्स को लीजिए, फिर 10-15 ट्रांजेक्शन्स को लेकर के उसका जर्नल कीजिए, जर्नल करने के बाद उसका लेजर कीजिए, लेजर बैलेंस निकालिए, लेजर बैलेंस निकाल करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाकर देखिए, अगर मैच कर रहा है मतलब आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर सही है। दिस इज द हाफ वे ऑफ अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस पर पहुंच जाने का मतलब है कि आप हाफ वे ऑफ अकाउंटिंग पूरा कर लिए हैं। ठीक है। अब सर एक बात बताइए, तो एरर्स के बारे में आपने कहा काफ़ी है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको एक बार और देख लेंगे, 1-2 बार और देख लेंगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। जरूरी नहीं कि पहली बार में आपको समझ में आ जाए, गौर से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा। अब कहेंगे कि वी कैन रेक्टिफाई द एरर्स एट द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। सर गलती मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तो जो एरर होता है वो 2-3 तरीके से, जैसे हम लोग माँ बाप के सामने गलती करते हैं या टीचर्स के सामने गलती करते हैं तो हम पकड़े जाते हैं, 1-2 जगह इग्नोर होते हैं, फिर तीसरे जगह पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं छुप सकती है आपके पेरेंट्स के सामने, आपके सीनियर्स के सामने, आपके गार्जियंस के सामने। उसी तरह से जब आप एक अकाउंटिंग का प्रोसीजर करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसीजर करने के दौरान आपको 2-3 जगहों पर रेक्टिफाई करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। उन 2-3 जगहों में से पहला जगह क्या है, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। ठीक है। जहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मान लीजिए कि रेक्टिफिकेशन करना है, भाउचिंग में प्रॉब्लम हो गया है, बिल बनाना था 1500 का, बना दिया 150 रुपये का, बिल बनाना था 1500 का, बना दिए 15,000 का, तो ये भाउचिंग में एरर है। और ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का है। एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का एरर। दूसरा, एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना लिए उसके बाद एरर दिख रहा है तो वो दूसरे तरह का एरर हो गया। तीसरा एरर, एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद का एरर। तो कुल मिला के 3 स्टेजेस पे आप एरर्स को पकड़ सकते हैं, एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। तो पहला तो एरर मैं फिर से बता दूं आपको, पहला बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होगा, भाउचर होगा, जर्नल होगा, लेजर होगा, कैशबुक होगा, जो ट्रायल बैलेंस से पहले का प्रोसेस है वहां तक में आपको दिक्कत दिख रही है तो फिर वो दिक्कत आपका ट्रायल बैलेंस से पहले का है, उसको आप रेक्टिफाई करें। दूसरा है आपका आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना लिए तब जाके गलती पता चला तो वहां भी आप फाइंड आउट करके लोकेट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं या फाइनल अकाउंट्स, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद जब कोई एरर पता चलता है आपको तो उस एरर को आप वहां पे शॉर्ट आउट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गए? ये अब टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर कितने तरह का होता है, एरर के टाइप्स कितने तरह का होता है देखेंगे। वन साइडेड एरर्स और दूसरा डबल या बोथ साइडेड एरर्स। ठीक है सर, ये वन साइडेड एरर और बोथ साइडेड एरर क्या होता है? जब कोई ऐसा एरर हो गया हो, ऐसा एरर रह गया हो जो किसी एक अकाउंट को ही अफेक्ट करता है तो उसको बोलेंगे वन साइडेड एरर्स। दोज एरर्स विच कैन अफेक्ट या विच में अफेक्ट ओनली वन अकाउंट,
एक अकाउंट को प्रभावित करता हो, सिर्फ एक अकाउंट को, तो उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर्स, ठीक है। और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो मतलब दोनों साइड को, अकाउंट के दोनों साइड्स को अफेक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग डबल साइडेड या बोथ साइडेड एरर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम। अब सर एरर्स के कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। तो एरर्स में आपके एग्जांपल्स में 4-5 एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला है एरर ऑफ कास्टिंग। दूसरा है एरर्स ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है। तीसरा है एरर्स ऑफ ओमिशन। इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, ठीक है। एरर्स ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद है आपका एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्डेड, CF। ये बेसिकली 4-5 तरह का एरर होता है, इसको समझिए। सबसे पहला एरर्स ऑफ कास्टिंग में क्या होता है कि लिखना है 500, लिख दिए 5000, तो 4500 का गैप यहाँ पे खड़ा हो गया। अब ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, आपको जहाँ लिखना था उस हिसाब से, उस अकाउंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा अकाउंट है और किस तरह का उसका बैलेंस है, ठीक है। तो ये एरर्स ऑफ कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग मतलब आप कितना उसको कास्ट कर रहे हैं, अमाउंट को आप कितना डाल रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं। दूसरा है एरर्स ऑफ बैलेंसिंग। डेबिट का क्रेडिट के ऊपर सम ज़्यादा है, क्रेडिट का सम डेबिट के ऊपर ज़्यादा है, ये होता है एरर्स ऑफ बैलेंसिंग। इसमें अगर आप मिस्टेक करेंगे, भूल चूक करेंगे, तो अकाउंट का बैलेंस सही नहीं आएगा, और सही बैलेंस नहीं आएगा तो आगे वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद वो फाइनल अकाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तीसरा है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है लिखने से छूट जाना। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार लोग, बिजनेसमैन लोग बिजनेस करता है, ट्रांजैक्शन कर लेता है, फिर उसको लिखने का मतलब याद नहीं रहता, तो वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। माल तो सोल्ड हो गया, लेकिन उधार कोई ले गया, उसके नाम पर हम चढ़ाए नहीं, तो उतना तो गैप दिखेगा कि मेरा स्टॉक इतना चला गया, और जिस बंदे के नाम पर हमको चढ़ाना था डेटर के नाम पे, उतना का डेटर नहीं चढ़ा। अगर स्टॉक चला जाता, डेटर का नाम वहाँ लिख देते, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आसानी से वो चीज़ें मैच कर जाती। लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। इसको फुल ओमिशन बोलेंगे अगर पूरा अमाउंट लिखने से छूट गया तो। आप मान लीजिए कि 10,000 का सामान ले गए, आप 5,000 का 7,000 आपके नाम पर लिख दिए, 3,000 का आप बाद में ले गए थे, उसका लिखे ही नहीं, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो ओमिशन दो तरह का होता है, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी है, आप एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के, चूँकि NCERT को बिना पढ़े आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि आपका स्टडी बेहतर हो जाएगा। तो NCERT को फोकस जरूर करते रहें, और हेल्प बुक का भी हेल्प लेना है। हेल्प बुक का नाम ही है हेल्प लेना। जो आप जितना भी देखते हैं, चाहे वो TS गिरवाल हो, चाहे वो DK गोयल हो, चाहे वो SK सिंह हो, चाहे वो सिद्दीकी साहब की किताब हो, चाहे कोई भी किताब हो, आप कोई भी किताब से आप पढ़ते हैं, आप बस वो हेल्प बुक है। NCERT को जरूर सेंटर पे NCERT को लेकर चलिए, ध्यान रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, और बनाने में आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। NCERT का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं 100%, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। भैया करना था डेबिट में पोस्ट, कर दिए क्रेडिट में पोस्ट, ठीक है, ये भी एक तरह का एरर है। लिखना था 500 रुपये डेबिट में, लिख दिए क्रेडिट में, ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग कहलाता है। उसके बाद है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस CD गिरा क्रेडिट साइड में, आप बैलेंस BD भी लिख दिए क्रेडिट साइड में, तो ये तो गलत बात है। CD अगर क्रेडिट साइड में गिरा तो अपोजिट में जाएगा BD, और CD अगर डेबिट में गिरा है तो अपोजिट में जाएगा BD, तो ये एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्डेड है, ठीक है भाई। ये 4-5 चीज़ें हैं आपको एरर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस के बाद या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा,
और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल के जो भी बच्चे हैं जो क्लास 11th में इस बार अपीयर होने वाले हैं, जिनको इस बेसिक चैप्टर की ज़रूरत है, क्योंकि 11th के बेसिस पे ही आप 12th का महल खड़ा करेंगे। 11th वो फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे आप 12th का फाउंडेशन खड़ा करेंगे। अगर नहीं होगा 11th कंप्लीट आपका सही से, 12th की कल्पना करना छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि 12th आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। कुछ बच्चे समझते क्या है कि 11th छोड़ो ना, 11th को हल्के में ले लेंगे, 12th में तैयारी करके निकल जाएंगे। नहीं यार, बोझ हो जाएगा, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं हो पाएगा तुम्हारे पास, नहीं सीख पाओगे, और सीखोगे नहीं तो फिर कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है। मार्क्स तो बहुत सारे, मार्कशीट पे तो मार्क्स आ ही जाता है लोगों को, नॉलेज कितना है ये सामने से खड़ा होकर पता चलता है। ठीक है, तो बस मेरा ये मतलब उम्मीद है, आशा है आप लोगों से कि भैया फेस्टिवल भी मनाते रहे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे, रिवीजन करते रहे, क्योंकि जब फेस्टिवल के बाद हम लोग मिलेंगे तो ऐसा ना हो कि सारा चीज़ लेपापोती हो जाए। तो बने रहे, मेहनत करते रहे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को भी हिट कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।